हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए क्लास से हम चैप्टर नंबर 6 साझेदार की निवृत्ति और मृत्यु या निवृत्ति या मृत्यु, इस चैप्टर का हम लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, मैंने आप लोगों को कहा था कि जैसे इसका बेसिक कंप्लीट होगा वैसे हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। और लगभग मैं आपको 7 से 8 लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे आपका जो भी डाउट रहेंगे, जो भी रिमेनिंग डाउट्स, हालांकि मैंने कोशिश की जो बेसिक समझाया है, बेसिक में आपका लगभग सारा कवर हो गया। अच्छा, 2 क्लास जो है वो मैंने चैप्टर नंबर 4 से प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है। ठीक है, वो है वैसे चैप्टर नंबर 4 का वीडियो यानी पुनर्गठन का वीडियो है, पर मैंने उसको ऐड कर दिया इसमें निवृत्ति वाले में, तो वो भी जरूर देख लेना। क्योंकि उसमें कैसा है, मैंने पुनर्मूल्यांकन के बारे में समझाया, और जैसा मैंने बेसिक वाली वीडियो में ही कहा था कि भाई पुनर्मूल्यांकन और लाभ हानि का जो बंटवारा होता है वो हमने पहले ही किया है, तो बार बार उसको सीखने का कोई मतलब नहीं है, वो आप उसी में से कवर कर लो। ठीक है, तो फिलहाल हम ये वाला क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्लास स्टार्ट करने से पहले आप पिछले क्लासेस जरूर देख लेना, ठीक है, ताकि आपका जो बेसिक है वो थोड़ा क्लियर रहे, क्योंकि जब आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो आपको ये सारे क्वेश्चंस करने में मजा आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, सवाल और समझते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है रोहित, मोहित और विराट। अब थोड़ा ध्यान से समझना, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रोहित, मोहित और विराट 4-3-2 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। तारीख 31/3/17 के दिन की उनकी पेढ़ी की पक्की तल पर निम्नानुसार थे। ठीक है, तो पहला जो तुम्हारा फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि उनका लाभानी वितरण का प्रमाण कितना है, 4:3:2। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे सवाल में लिखा 1/4/17 के दिन रोहित निवृत्त होता है। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट बात है वो आपको याद रखना कि भाई छोड़ के जा कौन रहा है, रोहित जा रहा है। निवृत्त की शर्तें निम्नलिखित थी, तो यहाँ पे तुम्हें कुछ समायोजन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद समायोजन दिया हुआ है, फिर तुम्हें बोला नहीं क्या करना है, लेकिन यहाँ पे देखो बोला है भाई पक्की तल में निम्नानुसार थी, और आगे तुम्हें खुद सवाल सॉल्व करना है। तो अब इसमें तुम्हें करना क्या होगा वो याद रखना है। सबसे पहले तो पुनः मूल्यांकन खाता बनाओगे, ठीक है, उसके बाद एक पूंजी खाता बनाओगे, जो मैंने आपको फॉर्मेट पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। फिर आती चिट्ठा, और छोटा सा जरूरत पड़ेगा तो रोकड़ खाता, अगर कोई एंट्री आती है तब रोकड़ खाता बनाना होगा, अदरवाइज बनाने की जरूरत नहीं है। यानी कि देखा जाए तो 3 खाते फिक्स है, पुनः मूल्यांकन, पूंजी और आर्थिक चिट्ठा। कौन कौन से, पुनः मूल्यांकन, पूंजी और आर्थिक चिट्ठा। हमारा जो रोकड़ वाला है ये सस्पेंस में रहेगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो बनाएंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं वन बाय वन। तो जैसा मैंने आपको कहा था 5वें चैप्टर में ही कि हम एक एक समायोजन पढ़ते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम पहला समायोजन पे चलते हैं। पहला समायोजन में सॉल्व करूं उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ नियम तुम्हें याद दिला देता हूं, जो हमने पुनः मूल्यांकन में पढ़ा है। तो यहाँ पे देखो, 2 चीजों का हम पुनः मूल्यांकन करते हैं, पहले ये दिमाग में रखना जरूरी है, और वो 2 चीजों में आती है संपत्ति और दायित्व। बस इन्हीं दोनों का हम पुनः मूल्यांकन करते हैं, बाकी किसी भी चीज का नहीं करते हैं। ठीक है, जब हम संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन करते हैं तो इसमें 2 ही चीजें होंगी, या तो पुनः मूल्यांकन करने से फायदा होगा, या जिसको हम बोलते हैं लाभ। ठीक है, और या तो हमारा क्या होगा, हानि, या हम बोल सकते हैं नुकसान। थोड़ा इस बात को गौर करना, मैंने क्या कहा कि पुनः मूल्यांकन करने की वजह से 2 ही चीजें होंगी, या तो लाभ या फायदा होगा, या तो हानि और नुकसान होगा। अब जब लाभ या फायदा होगा या हानि और नुकसान होगा तो करना क्या है, जब भी लाभ या फायदा या हानि या नुकसान होगा तो ये एक बात याद रखनी है कि एंट्री कहाँ जाएगी, सबसे पहले तो जाएगी पुनः मूल्यांकन में। कहाँ जाएगी, पुनः मूल्यांकन में। उसके बाद सेकंड कहाँ जाएगी वो बाद में समझेंगे, पहले याद रखना है कि जो फर्स्ट एंट्री वो कहाँ जाएगी, पुनः मूल्यांकन में। अगर लाभ या फायदा हो रहा है तो पुनः मूल्यांकन के खाते में क्या होगा, जमा, ये आपको याद रखना है। पुनः मूल्यांकन के खाते में क्या होगा, जमा। और हानि या नुकसान हुआ तो पुनः मूल्यांकन के खाते में क्या होगा, उधार होगा। क्लियर है, बस इतना ही बात आपको याद रखना है। बाकी का मैं सवाल सॉल्व करवाते जाऊंगा तो आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। ये छोटा सा है पॉइंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी सवाल शुरू किया करो, अगर चीजें याद ना रहे तो ये लिख लिया करो। ठीक है, क्या यार लिख लेना है भाई, संपत्ति दायित्व का ही पूरा मूल्यांकन करेंगे। 2 चीजें होंगी, या तो लाभ या तो फायदा, सॉरी लाभ या तो हानि। लाभ होगा तो जमा करना, हानि होगा तो उधार करना है। क्लियर है, अब एक बार सवाल शुरू करते हैं, तो जिससे आपको थोड़ा और आइडिया लगेगा कि कैसे भाई ये बातें सच है। सबसे पहला है, जमीन मकान की कीमत 1,80,000 गिननी है। पहला पॉइंट क्या बोला है, जमीन मकान की कीमत कितनी गिननी है, 1,80,000 रुपए। तो सबसे पहले हम जमीन मकान देखते हैं कितने का है। अच्छा, ये छोटी छोटी बातें हैं जो तुम्हें दिमाग में होना जरूरी है, भाई जमीन मकान आता कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो जमीन मकान है वो संपत्ति में है। तो जमीन मकान कितने का है हमारे पास, यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का, 1,50,000 का। ध्यान से देखना, यहाँ पे 1.5 लाख का और यहाँ पे 1,80,000 है। तो कम की हमें फायदा हुआ है नुकसान, क्योंकि कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है, और कीमत बढ़ने से हमें क्या होगा, फायदा होगा। संपत्ति है ना, संपत्ति की कीमत में अगर वृद्धि होती है तो हमें क्या होगा, फायदा। और फायदा मैंने क्या बोला, पुनः मूल्यांकन के
जमा पक्ष में। ठीक है, तो चलते हैं पहले पुनः मूल्यांकन के जमा पक्ष में नाम क्या लिखेंगे, जमीन और मकान। ठीक है, और कितने का फायदा हो रहा है, 30,000 रुपए का, तो वो हम लिख देंगे 30,000 रुपए। क्लियर है इतना। अब दूसरी बात, ये तो था एक एंट्री, अब दूसरी एंट्री कहाँ करोगे, तो दूसरी एंट्री में आपको याद ये रखना है कि जो चीज जहां से उठाए हो वहीं लेके चलो। तो जमीन मकान कहाँ से उठाए वो देख लो, तो जमीन मकान आपने उठाया है संपत्ति लेना में से, तो चलते हैं संपत्ति लेना में ही। ठीक है, तो मेरा नीचे है संपत्ति लेना, यहाँ पे देखो आर्थिक चिट्ठा बनाया है मैंने संपत्ति लेना। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जमीन मकान। ठीक है, अपने पास जमीन मकान कितने का था, 1.5 लाख का था। मैं एक ही लिख के दिखा रहा हूँ, बाकी में मैं डायरेक्टली लिख दूंगा। उसमें क्या हुआ भाई, 180 हो गया है, तो क्या होगा, वो वृद्धि होगा, और वृद्धि हमेशा हमें क्या करना होता है, प्लस। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 1,50,000 प्लस 30,000, मतलब ये हो जाएगा 1,80,000 रुपए। ये रहा हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दूसरे समायोजन पे। दूसरा समायोजन में लिखा है कि यंत्र की कीमत 15,000 से घटानी है। क्या लिखा है कि यंत्र की कीमत 15,000 से घटानी है। साफ साफ लिख दिया भाई, 15,000 से क्या करना है, घटाना है। और यंत्र हमारे लिए क्या है, तो यहाँ पे देखोगे यंत्र हमारे लिए संपत्ति लेना में लिखा है, और संपत्ति लेना में अगर घटा रहे हो यानी कम कर रहे हो, तो कम करने से संपत्ति का क्या होगा, हमें नुकसान होगा या हानि होगा। तो नुकसान या हानि हमें कहाँ लिखना है, उधार पक्ष में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यंत्र, और यंत्र की कीमत कितनी कम करनी है, 15,000 रुपए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15,000 रुपए। क्लियर है इतना। उसके बाद दूसरा एंटर मैंने क्या कहा कि जहां से उठाए वहीं लेके चलो, तो संपत्ति है ये, तो संपत्ति में चलते हैं वापस फिर से वैसे ही। यहाँ पे लिखेंगे संपत्ति। अब संपत्ति हमारे पास कितने का था, तो संपत्ति हमारे पास जो यंत्र नाम का था वो था 90,000 रुपए का, जिसमें से हमने 15,000 रुपए माइनस कर दिया, क्योंकि क्या किया, कम किया। तो 90,000 में से 15,000 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 75,000 रुपए। तो ये संपत्ति नहीं लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होता है यंत्र। मैंने गलती से संपत्ति लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यंत्र, और यहाँ पे लिखेंगे 75,000। ठीक है, ओके। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट क्या है, देनदारों पर 10% डूबत ऋण अनामत रखना है। देखो जब भी देनदार वाला पॉइंट आता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, पहला सवाल है इस वजह से, जब भी देनदार वाला पॉइंट आएगा तो इसको सबसे पहले आर्थिक चिट्ठा में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सबसे पहले कहां सॉल्व करना है, आर्थिक चिट्ठा में। अब बोला है देनदारों पर 10% डूबत ऋण अनामत रखना है, तो चलते हैं पहले संपत्ति पक्ष में। अब देखो हमें पता होना चाहिए ना भाई, संपत्ति में जाएगा कि कहां जाएगा, तो देखो देनदार कहां पर है, संपत्ति में ही, तो चलते हैं संपत्ति में, और यहां लिखेंगे देनदार। अपने पास देनदार कितने का था, अपने पास देनदार था 60,000 रुपए का, और सवाल में बोला है 10% डूबत ऋण अनामत, तो यहाँ पे लिखेंगे डूबत ऋण अनामत, और 60,000 का 10% करोगे तो कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका 54,000 रुपए। क्लियर है इतना। अब देखो यहाँ पे जो डूबत ऋण अनामत है वो हो गया 6,000, और इसके पहले वाले में कितना था, 4,000 था। थोड़ा ध्यान से समझना, पहले तुमने नुकसान जो होने वाला था वो माना था 4, अब मान गए वो 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि संपत्ति तुम्हारी क्या हो गई है, कम। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो थोड़ा दूसरा तरीका इस्तेमाल करो। देखो यहाँ पे जो देनदार है वो कितने का दिख रहा है, 56,000 रुपए का, यानी ये है कि संपत्ति में तुम दिखा रहे थे भाई 56,000 के देनदार है, लेकिन जो नया सॉल्यूशन किया उसके अकॉर्डिंग तुम कितना दिखा रहे हो, सिर्फ 54 दिखा रहे हो, तो मतलब 2,000 का तुमने खुद का क्या किया, नुकसान किया। तो जो नुकसान है तो कहाँ लिखना है हमें, पुनः मूल्यांकन के उधार में। लेकिन हाँ इसमें थोड़ा याद रखना, इसमें नाम लिखोगे डूबत ऋण अनामत का। ठीक है, इसमें देनदार ना लिखे हम क्या नाम लिखेंगे, डूबत ऋण अनामत। डूबत ऋण अनामत रकम कितना लिखेंगे, 2,000 रुपए। क्लियर है, तो ये रहा हमारा तीसरा एंट्री। उसके बाद चौथा है कि लेनदारों में से 5,000 नहीं चुकाने पड़ेंगे। तो भाई अब नहीं चुकाना है, तो नहीं चुकाना है तो हमें क्या हुआ, लेनदार, लेनदार मतलब हमारा क्या है, दायित्व। और दायित्व अगर ना देना पड़े, किसी को पैसे देने हैं ना देना पड़े, तो तुम्हें क्या होगा, तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या फील करोगे, अच्छा या बुरा, तो डेफिनेटली अच्छा फील करेंगे भाई, अब नहीं पैसे देने हैं, यानी कि हमारा क्या हो गया, फायदा। और फायदा हम कहाँ लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन के जमा में। तो यहाँ पे लिखेंगे लेनदार, कितना लिखेंगे, 5,000 रुपए। ठीक है, अब एक चीज और, अब मैंने कहा था एक एंट्री तो हो गई, दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, तो लेनदार कहाँ पर है वो देख लो। तो लेनदार दो होता है तुम्हारा, वो होता है पूंजी दायित्व में। तो
इसको ले चलते हैं पूंजी दायित्व में से उठा के पूंजी दायित्व में ही लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे लेनदार। क्या लिखेंगे? लेनदार। अब इसको पैसे चुकाने नहीं थे, लेनदार को पैसे चुकाने नहीं थे, तो जब लेनदार को पैसे चुकाने नहीं है तो वो हम क्या करेंगे, प्लस या माइनस? तो सीधी सी बात है, वो हम क्या करेंगे, माइनस। तो यहाँ पे लिखेंगे 64,000 माइनस 5,000 कमी, ठीक है, और यहाँ पे 5,000 कमी। तो ये बचेगा कितना? तो ये बचेगा आपका 59,000 रुपए, ठीक है। तो ये रहा आपका नेक्स्ट एंट्री। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है ख्याति का मूल्यांकन 1,80,000 किया गया। अब देखो आ गया है ख्याति वाला पॉइंट। तो जब ख्याति वाला पॉइंट आ गया तो इसको थोड़ा बढ़िया से सॉल्व कर लेते हैं। तो ख्याति वाले पॉइंट के लिए तुम्हें दो बातें याद रखनी है, ठीक है। पहले तो जो छोड़ के जा रहे हैं यानी निवृत्त साझेदार, निवृत्त का हिस्सा निकालो। थोड़ा राइटिंग अच्छे से लिखता हूं क्योंकि ये भाई जरूरी बात है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आने वाले सवालों में नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो इसको आप बढ़िया से देखना, कुछ भी हो जाए ओके, पहला सवाल बहुत बढ़िया से कंप्लीट करना। तो निवृत्ति का हिस्सा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, निवृत्ति का हिस्सा निकालेंगे, जो निवृत्त साझेदार है उसका। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया निवृत्त, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ जाएगा। ये रहा तुम्हारा पहला पॉइंट। ये क्या है तुम्हारा पहला पॉइंट? एक मिनट, हाँ इसमें नंबर 1 लिख देता हूँ, ठीक है। और नंबर दो क्या करोगे, नंबर 2 निकालोगे लाभ का प्रमाण। क्या निकालोगे? लाभ का प्रमाण। यानी कि ख्याति में जब भी सॉल्व करोगे तो ये 2 पॉइंट तुम्हें नजर में रखना होगा कि क्या ये 2 पॉइंट हमें मिल गए हैं। अगर ये 2 पॉइंट नहीं मिला तो समझ जाना कोई ना कोई समायोजन तुम्हारा सॉल्व करना बाकी है। तो जैसे हम 5वां समायोजन पढ़ते हैं, तो 5वें समायोजन में लिखा है कि पेढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन। जब वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है पेढ़ी, तो पेढ़ी का मतलब क्या होता है? पेढ़ी का मतलब होता है सबका, अकेले का नहीं, सबका। हमें तो निकालना है निवृत्त वाले का। तो निवृत्त कौन हुआ है? रोहित। अब रोहित का हिस्सा कितना है? तो रोहित का हिस्सा है 4। टोटल कितना? 4 3 7 2 9। टोटल हिस्सा था 9, जिसमें से उसका कितना है? 4। यानी कि एक्चुअली में कितना है? 4/9। तो यहाँ पे चलो हम रोहित का सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जगह काफी बची है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं रोहित की ख्याति। क्या लिखेंगे? रोहित की ख्याति। टोटल ख्याति कितना था? 180, जिसमें से रोहित का हिस्सा है 4/9। तो ये हो जाएगा 80,000 रुपए। कितना हो जाएगा ये? 80,000 रुपए। तो ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया, हमने रोहित की ख्याति निकाल ली। दूसरा हमें चाहिए लाभ का प्रमाण। हमें क्या चाहिए? लाभ का प्रमाण। अब लाभ का प्रमाण कैसे निकालोगे? तो सवाल थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं क्या हमें उससे कोई जानकारी दिया हुआ उससे जुड़ा हुआ। तो 6ठे नंबर पॉइंट में लिखा है मोहित और विराट का नया लाभ हानि का प्रमाण 2:1 है। सवाल में यहाँ पे तुम्हें एक एक्स्ट्रा जानकारी दे दिया है, वो है मोहित और विराट का नया अनुपात। तो याद होगा हमने जब पढ़ा था लाभ हानि का प्रमाण वाला, तो उसमें मैंने कहा था जब नया और पुराना दोनों दिया हो तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? डायरेक्टली लाभ बराबर सॉल्व कर लोगे। क्या सॉल्व करोगे? नया माइनस पुराना, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं मोहित का, फिर सॉल्व करेंगे विराट का। ओके, मोहित का नया कितना है? तो यहाँ पे एक बार वापस चल के देख लेते हैं, मेरे दिमाग से निकल गया, 2:1 और ये 4:3:2। 2:1 का मतलब ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 1/3 माइनस पुराना। अब पुराना कितना है? तो पुराना 4:3:2 था, जिसमें से 4 तो रोहित का था, तो इनका कितना होगा? 3 और इसका कितना होगा? 2। पर इसका यहाँ पे 9 और यहाँ पे भी कितना होगा? बटे में 9। तो ये इस तरह से तुम्हारा मिल गया। तो 2/3 माइनस 3/9, 1/3 माइनस 2/9। अब तुम्हें करना क्या है? तुम्हें इसको सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन करना मैंने कैसे सिखाया था? मैंने ये कहा था सबसे पहले चेक करो क्या दोनों का डिवाइड सेम है। तो अगर तुम चेक करोगे तो दोनों का डिवाइड सेम नहीं है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है। सेम उसी तरह से यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है। बहुत नाइंसाफी है। कुछ ऐसा करो कि दोनों का डिवाइड जो है वो सेम हो जाए। तो ऐसा क्या करोगे कि दोनों का डिवाइड सेम हो जाए? यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो सेम हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा था नियम ये कहता है कि जितने से मल्टीप्लाई करोगे उतने से डिवाइड भी करना। मतलब कैसा है कि 3 ऊपर भी होना चाहिए और 3 नीचे भी होना चाहिए। तो अगर तुम नीचे 3 लिख रहे हो तो तुम्हारा जिम्मेदारी है कि तुम ऊपर भी 3 लिखो, क्योंकि किसी को कम या किसी को ज्यादा नहीं देना है। ओके, तो यहाँ पे जो नया सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा वो देखो। तो यहाँ पे नया सॉल्यूशन मिलेगा 3×6/9 माइनस 3/9। और ये 3 × 3/9
9 माइनस 2/9, यानी कि ध्यान से देखो तो 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया कितना आएगा 3/9, और ये 3 में से 2 गया कितना आएगा 1/9, यानी कि लाभ का प्रमाण, ठीक है, लाभ का प्रमाण, लाभ का प्रमाण कितना निकला 3:1। तो ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छे से नहीं बना तो मैं इसको बढ़िया से बना देता हूं। ये तुम्हें याद रखना कितना आया 3/1। तो ये हो गया तुम्हारा लाभ का प्रमाण। क्लियर है इतना? मैंने कहा था दो चीजें जरूरत पड़ेंगी, एक तो निवृत्त का ख्याति और दूसरा लाभ का प्रमाण। अब करना क्या है, इतना करने के बाद मैंने कहा था ख्याति का जो एंट्री है वो तुम्हें लिखना है, यानी कि रोजनामचा। तो रोजनामचा कैसे लिखोगे उसका मैंने तुम्हें कहा था। मैंने क्या कहा था कि जो छोड़ के जा रहा है उसको पैसे मिलेंगे। अब उसको पैसा मिलेगा तो उसकी पूंजी क्या करोगे, जमा करोगे, ठीक है। और जिन लोगों को लाभ हुआ है, देखोगे इन दोनों को लाभ हुआ है तो ये पैसा देंगे, तो इन दोनों की पूंजी क्या करोगे, उधार करोगे। ये लोग पैसा देंगे तो उनकी पूंजी क्या होगी, घटेगी। और पूंजी घटने का मतलब ये हुआ कि उसको तुम क्या कर रहे हो, उधार कर रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा एंट्री देख लो कैसे हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे पैसा किसको मिलेगा, पैसा मिलेगा रोहित को। तो एंट्री क्या होगी, रोहित की पूंजी खाते जमा, रोहित की पूंजी खाते जमा, कितने से, 80,000 रुपए से। क्लियर है? अब ये रोहित को पैसा देगा कौन, तो ये रोहित को पैसा देंगे मोहित और विराट। कौन पैसा देंगे, मोहित और विराट। और कौन से प्रमाण में देंगे, अपने लाभ के प्रमाण। तो लाभ का प्रमाण कितना है, 3:1। अब आपको याद रखना, ये आपकी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आपको ये चीजें याद रहे कि हम कौन से प्रमाण में देंगे, लाभ के प्रमाण में। और जिन लोगों को लाभ हुआ है पैसा वही देंगे। इसलिए मैंने कहा था ना कुछ बातें रहेंगी जो सॉल्यूशन करते टाइम मैं आपको समझाते जाऊंगा। तो वो यही बात है कि इसका जो लाभ का प्रमाण है वो है 3:1, यानी इस 80,000 को ये लोग देंगे। कौन देगा, मोहित और विराट। तो जब ये पैसा देंगे तो उनकी पूंजी क्या होगी, घटेगी। रोजनामचा क्या बनेगा, मोहित की पूंजी और विराट की पूंजी खाते उधार। अब रकम कितना लिखोगे, तो 80,000 को 3:1 में बांटो। तो यहां पे सॉल्यूशन कैसे होगा वो समझो। हाँ तो भाइयों देख लो, हमने सॉल्यूशन लिख दिया है, थोड़ा सा टाइम बचे इसके लिए मैंने पहले से लिख दिया। अब इसमें देखो लिखा क्यों मैंने, उसका रीजन क्या था, क्योंकि ये कैलकुलेशन मैं आपको पिछले क्लासेस में कई बार समझाया हूँ। और देखो मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर आपको मेरा रेगुलर स्टूडेंट बनना है या आपको कुछ अच्छा सीखना है, देखो स्टूडेंट आप मेरे रेगुलर बनो या ना बनो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं भी चाहूंगा भाई तुम तरक्की ही करो, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम कहाँ पढ़ते हो कैसे पढ़ते हो। बस इतना है कि भाई अगर तुम तरक्की करोगे, अगर मुझे कभी सुनने को मिलेगा तो डेफिनेटली मुझे बहुत खुशी होगी। मैं बताऊंगा लोगों को भाई एक ये ऐसा नाम का स्टूडेंट था, भाई उसने ये अचीव किया है। मेन क्या है, आपको कंसेप्ट समझना जरूरी है। और ये कंसेप्ट मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट रह जाता है तो आप पिछले क्लास को जरूर देखा करें, पूरा क्लास देखा करें, स्पीड में देखा करें, 1.25, 1.5, 1.75, 2। हमारे पास कई सारे ऑप्शन है, ऑप्शन का यूज करो, ठीक है। चलो अच्छा भी इसको समझ लो कैसे करना है। देखो अनुपात कितना है, 3:1। अनुपात कितना है, 3:1। इसका जो टोटल होगा वो कितना होगा, 4। यानी कि 3 हिस्सा इसका है और 1 हिस्सा इसका है। तो 3/4 और 1/4, तो ये आ गया 60,000 और 80,000। तो रकम कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे एम के हिस्से में जाएगा 60,000 और वी के हिस्से में जाएगा 20,000 रुपए, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा क्या होने बनेगा, रोजनामचा। अब इसकी एंट्री कैसे होगी, ये तो मैंने लिखाया तुम्हें रोजनामचा। अब इसकी एंट्री कैसे होगी वो समझो, एंट्री ही मेन है इसमें। तो तुम्हें एंट्री कैसे करना है, तुम्हें एंट्री इस रोजनामचा के बेस पर करना है। कैसे करोगे वो देखो, एम और वी की पूंजी क्या किया है तुमने, उधार किया है ना। तो चलो एम और वी कौन है, मोहित और विराट। तो चलो मोहित और विराट के उधार पक्ष में, ठीक है। कहां चलोगे, मोहित और विराट के उधार पक्ष में। ध्यान से देखना, ये रहा हमारा पूंजी खाता, ये रहा हमारा मोहित और विराट, और ये रहा उनका उधार पक्ष। याद रखना ये कौन सा पक्ष है, उधार पक्ष है, और ये कौन सा पक्ष है, जमा पक्ष है, ठीक है। ये है मोहित और विराट। तो मोहित के हिस्से में गया है 60,000 रुपए और विराट के हिस्से में गया है कितना, 20,000 रुपए। इतना क्लियर है, बात समझ में आया। और दूसरा चीज, अभी देखो मैंने रकम लिखा, नाम नहीं लिखा, अभी शांति रखो, सुना मिलेगा। और रोहित की पूंजी खाते मैंने जमा किया है, यानी रोहित के जमा में मुझे दिखाना है 80,000 रुपए। पर ये 80,000 रुपए अकेला नहीं है, इन दोनों की वजह से है। तो याद रखना है दोनों की वजह से है, तो दोनों का नाम लिखना पड़ेगा। तो रोहित में जाएंगे और यहां लिखेंगे 60,000 रुपए और यहां लिखेंगे 20,000 रुपए। क्लियर है इतना। अब
एंट्री पास ऑन कैसे करोगे वो समझो। मोहित और विराट वाले में नाम लिखोगे रोहित का, लिखोगे रोहित की कुंजी खाते, उल्टा उल्टा। और रोहित वाले में नाम किसका लिखोगे, मोहित और विराट का, यानी कि दोनों की कुंजी खाते। ठीक है, जो वहां पे लिखा था वही मैंने लिखा है, बस तुम ऐसे लिखना, एग्जाम में सॉल्व कर ऐसे लिखना पूरा, मोहित की पूंजी खाते, रोहित की पूंजी खाते, सॉरी विराट की पूंजी खाते, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रोहित की पूंजी खाते। ठीक है, पूरी एंट्री करना। तो इस तरह से हमारा जो है 5वां और 6ठा नंबर सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। क्लियर है, तो ये दोनों भी हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हमारा पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 7 कहता है रोहित को 20,000 तुरंत ही चुकाने हैं, यानी ताबड़तोड़ रोहित को 20,000 रुपए चुका दो। बाकी का जो उसका पैसा निकलेगा वो क्या करना है, लोन के रूप में रखना है। बाकी का पैसा कैसे रखना है, लोन के रूप में। तो अभी ताबड़तोड़ कितना चुकाना है, 20,000 रुपए। तो पैसा चुकाने का रोजरामचा क्या होगा, देखो पेढ़ी के पास से पैसा जा रहा है, तो रोजरामचा क्या बनेगा, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, ये रोजरामचा नंबर 2, तो इसके नीचे लिखना हो। जब पैसा हम चुका रहे हैं तो हमारे पास से क्या जा रहा है, रोकड़, तो रोकड़ खाते जमा, कितना जा रहा है हमारे पास से, 20,000 रुपए। ये पैसे किसको मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं रोहित को, तो रोहित की पूंजी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रोहित की पूंजी खाते उधार कितने से भैया, 20,000 रुपए से। क्लियर है, तो ये होगा तुम्हारा रोजरामचा, रोहित की पूंजी खाते उधार और रोकड़ खाते जमा। इसका सिंपल सिंपल रीजन ये है कि जब हम किसी को पैसा चुकाते हैं तो या किसी को पैसा देते तो उसका हिस्सा कम हो जाता है। अब ये जमा था क्योंकि इसका हिस्सा था, अब हिस्सा कम हो गया तो क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा। क्लियर है, तो ये रोजनामचा याद रखना, जब हम पैसे चुकाएंगे तो ये रोजनामचा बनेगा। अब इसकी एंट्री कैसे करोगे, तो ध्यान से देखोगे तो रोहित की पूंजी क्या हुआ है, उधार हुआ है ना। तो चलो सबसे पहले पूंजी खाते में, तो पूंजी खाते में रोहित के उधार पक्ष में, तो थोड़ा नीचे लिख देना क्योंकि ये बाद की एंट्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे 20,000 रुपए और नाम लिखना में सामने वाले का, सामने कौन सा खाता था, तो सामने था रोकड़ खाते, और रकम कितना है, 20,000 रुपए। क्लियर है, उसके बाद सेकेंड एंट्री देखो कौन सी थी, रोकड़ खाते जमा, क्या था, रोकड़ खाते जमा। तो अपने पास रोकड़ खाता भी बनाया है, ये रहा रोकड़ जमा, तो रोकड़ का ये जमा पक्ष होता है। अब इसके जमा पक्ष में नाम क्या लिखोगे भैया, रोहित की पूंजी खाते, क्योंकि वहीं से हमने उठाया है, तो रोहित की पूंजी खाते, कितना रकम उठाया है, 20,000 रुपए। क्लियर है, तो इस तरह से हमारी एंट्री ये कंप्लीट हो गई। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने सारा समायोजन बढ़िया से सॉल्व कर लिया बिना किसी तकलीफ के। पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया, पांचवा छठा सातवां तीनों हो गए। क्लियर है, तो पहला टारगेट हमेशा हमारा यही रहेगा कि बढ़िया तरीके से समायोजन को सॉल्व करना। फिर समायोजन सॉल्व करने के बाद अगला काम ये होगा कि जो दायित्व में है और जो संपत्ति में है, इनको हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। तो इनका मैं थोड़ा आपको नियम समझा देता हूं, पहला क्लास है इसलिए बढ़िया से सब कुछ लिख के बताऊंगा। ठीक है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये है तुम्हारा आर्थिक चिट्ठा जो ऊपर दिया हुआ है, आर्थिक चिट्ठा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये है तुम्हारा पूंजी दायित्व और ये है तुम्हारा संपत्ति लेना, रकम 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 रकम। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि जैसे ही समायोजन कंप्लीट होता है उसके बाद अगला काम होगा तुम्हारा यहां से अमाउंट ट्रांसफर करना। अब यहां से अमाउंट ट्रांसफर कहाँ करोगे, देखो दो जगह होंगी, एक तो होगा पूंजी खाते में, कहाँ होगा, पूंजी खाते में। तो पूंजी खाता में मैं ऐसे छोटी छोटी 3 लाइन खींच देता हूँ जिसमें 3 खाते थे। ठीक है, और एक तो होगा आर्थिक चिट्ठे में ही, कहाँ होगा, आर्थिक चिट्ठे में ही। तो मैं आर्थिक चिट्ठा का नाम वापस नहीं लिखने वाला, वो एक ही बार में आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसमें क्या क्या होता है। अब ट्रांसफर कैसे करोगे वो समझो। तो सबसे पहले मैं रेड लाइन यूज करता हूं ये ट्रांसफर करने के लिए। याद रखना है वो चीजें, क्या, वो चीजें जिनका बंटवारा पॉसिबल है, जैसे भी कोई भी अनामत। ठीक है, जैसे कोई भी अनामत, कोई भी हानि या कोई भी अवास्तविक संपत्ति। ठीक है, अवास्तविक संपत्ति, कोई भी अनामत, कोई भी हानि, कोई भी अवास्तविक संपत्ति या कोई भी लाभ,
इन चार चीजों का हम बंटवारा कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना। इन चार चीज का हम बंटवारा कर सकते हैं। तो बंटवारा कैसे होगा, देखो, अनामत और ये लाभ, ये हमेशा कहाँ होता है, पूंजी दायित्व पक्ष में, तो पू और दा लिख देता हूं। और हानि और अवास्तविक संपत्ति हमेशा कहाँ, अरे अवास्तविक संपत्ति कहाँ होता है, हमेशा संपत्ति पक्ष में। तो ये तुमको पता चल ही रहा होगा, इधर होगा इधर होगा। चलो मैं नंबर दे देता हूं, तो क्या तुम्हारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो नंबर नंबर कैसे दूं, यहाँ पे ग्रीन से ही दे देता हूँ। ये है नंबर 1, ये है नंबर 2 और ये है नंबर 3। ठीक है, तो नंबर 1 इधर होगा, नंबर 2 और नंबर 3 यहाँ होंगे। क्लियर है इतना। अब इनका एंट्री कैसे होगा, तो तुम्हें वो याद रखना है कि जब भी हम इनका बंटवारा करेंगे तो 1 नंबर वाला जाएगा इस साइड ऐसे क्रॉस में, 2 और 3 नंबर जाएंगे ऐसे क्रॉस में। ध्यान से देखना कैसे, क्या क्रॉस गया कि नहीं। मतलब ये है कि जो तुम्हारा पूंजी दायित्व पक्ष में होगा वो चला जाएगा पूंजी के जमा पक्ष में। याद रखना, पूंजी दायित्व पक्ष में होगा वो कहा जाएगा, पूंजी के जमा में। ध्यान से देख लो, इसे क्रॉस मतलब जमा में जा रहा है ना। और जो संपत्ति लेना में होगा वो कहा जाएगा, इधर। क्लियर है इतना, बात समझ में। साथ ही साथ जिनका खाता बंद कर रहे हैं, देखो ये तो 2 ही बातें मैंने बताई है, लेकिन अगर कोई खाता बंद करना है, ठीक है, खाता बंद करने वाला जैसे ख्याति हो गया या कोई लोन होगा जो इस सवाल में है, तो खाता बंद करने वाला भी एंट्री सेम इसी तरह से होगा। अगर उसका बंद करके बंटवारा करके खत्म करना है तो वो भी ऐसे ही जाएगा कि जो पूंजी दायित्व पक्ष में होगा वो संपत्ति, ये इसके जमा में जाएगा, और संपत्ति लेना में होगा वो इसके उधार में जाएगा। ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट तुम्हें याद क्या रखना है, जो बचा खुचा संपत्ति दायित्व होता है, ठीक है, तो वो मैं यहां पे लिखता हूं, बचा खुचा। अच्छा लगता है ना ऐसे, जो बचा खुचा संपत्ति और दायित्व है, तो उसको कहां लेके जाओगे भाई, उसको आर्थिक चिट्ठे में ही लिखना है। पर कौन से वाले में, नए वाले में। ये याद रखना है, आर्थिक चिट्ठा, लेकिन ब्रैकेट में याद रखना है नए वाले। और जहां था वही लिखना है, तो ये ब्रैकेट में लिख देता हूं, जहां था वही लिखना है, वही लिखना है। ये आपको याद रखना है, जहां था वही लिखना है। क्लियर है, मतलब जहां से उठाओगे वहीं जाके रख देना। तो इसको थोड़ा याद रखना है, जैसे कि जो पूंजी दायित्व में से उठाओगे उसको पूंजी दायित्व में ही लिखना है, ठीक है, और जो संपत्ति लेना में से उठाओगे उसको संपत्ति लेना में ही लिख देना है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसको बढ़िया से नोटबुक में बना लेना, जैसा मैंने देखो कलर चेंज करके लिखा है ताकि तुम्हें याद रहे, तो कलर चेंज करके लिख लेना। थोड़ा क्लास लेंदी इसी वजह से हो जा रही है, क्योंकि ये क्लास में मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। आने वाली क्लासेस में ये बातें नहीं डिस्कस होंगी, और यही बातें तो बाद में याद आएंगी। जैसे बोलते हैं ना, यही बातें तो बाद में याद आएंगी, तो यही बातें तुम्हें बाद में याद आएंगी अगर तुमने इसको ढंग से नहीं किया तो। चलो अभी ऊपर चलते और इनका यूज देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहला है पूंजी खाता। तो पूंजी खाता हमने क्या कहा था भाई, क्लोज करना है। तो क्लोज करना है मतलब इधर से ऐसे क्रॉस में जाना है, तो इधर पूंजी दायित्व पक्ष में मैंने कहा था ऐसे क्रॉस में, मतलब पूंजी के जमा पक्ष में जाएगा। जिसको मैं मिटा देता हूँ ये लाइन, क्योंकि मैंने नीचे बहुत लाइन खींच दी है, यहाँ पे कोई लाइन नहीं खींचूंगा। तो पूंजी के जमा पक्ष में यानी यहाँ पर, तो एंट्री क्या करोगे, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगा शेष आगे लाए। क्या हो जाएगा, शेष आगे लाए। और जो रकम दिया है वही हमें क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। तो रोहित का है 1,60,000, मोहित का है 96,000 और इसका है 80,000। ठीक है, ये था हमारा कॉपी पेस्ट। अगला, चलो दायित्व से स्टार्ट करना, ये ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए। उसके बाद अगला है अनामत फंड। देखो पहला डन, अब अगला है अनामत फंड। अनामत फंड क्या करते हैं, इसका बंटवारा कर लेते हैं। तो बंटवारा करेंगे तो मैंने क्या कहा, ऐसे क्रॉस में जाएगा, यानी पूंजी के जमा पक्ष में। तो चलते हैं पूंजी के जमा पक्ष में, और यहाँ पे लिखते हैं अनामत फंड। क्या लिखते हैं, अनामत फंड। इसका याद रखना है कि आर्थिक चिट्टे में जो भी चीजें होती है पुराने अनुपात में ही बांटते हैं, जो मैंने आपको पिछले क्लासेस में समझाया था कि पुरानी चीजें पुराने अनुपात में। तो रकम कितना है आपके पास, तो रकम आपके पास है 45,000 रुपए, और पुराना अनुपात है 4-3-2। तो 4-3-2 कितना है, 4-3-2, और रकम है आपके पास 45,000। तो सॉल्व कैसे करोगे, 45,000 भागे 9 कर दो, तो 45,000 भागे 9 यानी 5,000 आएगा। देखो 4-3-7-2-9 टोटल 9 हो रहा है ना, तो 45,000 भागे 9 कर दो तो 5,000 आ गया। तो 5 चौक 20 पहला, फिर 5 तिहाई 15 दूसरा, और 5 दूना 10, ये हो गया तीसरा। क्लियर है, ये ऐसे सॉल्यूशन करना है। उसके बाद नेक्स्ट है कारीगर मुआवजा। तो इसको भी हम बांट सकते हैं, तो चलो कैसे, सेम वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला, यानी इधर से ऐसे जाना है, तो पूंजी के जमा पक्ष में, और नाम क्या है, कारीगर
अकस्मात मुआवजा फंड। ठीक है, रकम कितना था 13,500, सेम 4,3,7,2,9, तो 13,500 भागे 9 करोगे तो ये आएगा 1,500। तो 1,500 का 15 मतलब 1,500 आया ना, तो 15 चौका 60, तो ये हो जाएगा 6,000, 15 तिया 45, 4,500 और 15 दूना 30 यानी कि 3,000। क्लियर है? 6 4 10 3 13 13 500 हो गया ना। कभी मिस्टेक नहीं होगा, चिंता नहीं करो। मैं उम्मीद करता हूँ इतना तो तुमको थोड़ा बहुत गिनती आता ही होगा, थोड़ा बहुत कर ही लोगे। बाकी कैसी जिंदाबाद है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है साझेदार की लोन। अब साझेदार की लोन में देखो दो नाम दिया है, रोहित और मोहित। क्या नाम है? रोहित और मोहित। अब ये पॉइंट थोड़ा समझ लेना। देखो यहाँ पे दो नाम है, रोहित और मोहित। सबसे पहले छोड़ के कौन जा रहा है? रोहित। तो मैं रोहित को थोड़ा कलर कर देता हूं कि भाई ये छोड़ के जा रहा है। ठीक है, बचा मोहित। तो मोहित जहां है वहीं लिख दो। तो मोहित कहाँ है? पूंजी दायित्व में है, तो चलो और पूंजी दायित्व में ही लिख दो। कहा गया पूंजी दायित्व? ये रहा। यहाँ पे लिखो लोन, ब्रैकेट में मोहित। थोड़ा राइटिंग अच्छा हो गया है मेरा, रुक जाओ भाई, इसको बढ़िया से लिखते हैं। इतनी अच्छी राइटिंग बर्दाश्त नहीं होगी मुझसे। ठीक है, अभी चलेगा। ये लाइन मेरी टेढ़ी हो जाती है भाई, एडजस्ट कर लेना। अब मोहित का लोन कितना है? मोहित का लोन है 16,000 रुपए। मोहित का तो हो गया काम, लेकिन रोहित का समझना जरूरी है। तो रोहित का समझना जरूरी, तो मैंने आपको क्या कहा कि जो खाते बंद हो सकते हैं उनको ऐसे क्रॉस में पूंजी के जमा में इधर से, और इधर से पूंजी के उधार में, बस तो इन्हें इतना ही याद रखना है। अगर लॉजिक इसका समझना है तो थोड़ा लॉजिक भी सुन लो, क्योंकि मुझे पता है लॉजिक सुन कुछ लोगों को आदत होती है सारी चीजें जानने की, और मैं ऐसे लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ जो भाई हर सवाल में जो रीजन है वो जानना चाहते हैं। और मुझे वो बड़े अच्छे लगते हैं जो रीजन मुझे बताते भी हैं कि सर मैंने ये इसलिए ऐसा ऐसा मुझे फील हुआ, इसलिए मैंने ऐसा ऐसा किया। क्या भाई तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे पता होना जरूरी है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है तुम्हें पता होना जरूरी है। इसको बोलते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, ये है पूंजी दायित्व पक्ष में। पूंजी दायित्व पक्ष में होने का मतलब है ये है पीढ़ी का दायित्व। बात को ध्यान से समझो, पूंजी वाला तो ये पार्ट है, बाकी वाला जो है ये दायित्व वाला पार्ट है। तो तुम्हें पता है कि ये जो लोन है ये पीढ़ी के लिए क्या है? दायित्व है। तो जब पीढ़ी अपना दायित्व चुकाएगी, ध्यान से सुनना, पीढ़ी अपना दायित्व चुकाएगी तो किसको चुकाएगी? चुकाएगी रोहित को। तो रोहित को जब चुकाएगी तो रोहित के पास पैसा आएगा, तो उसकी पूंजी घटेगी या बढ़ेगी? तो सीधी सी बात है, जब रोहित के पास पैसा आ रहा है तो उसकी पूंजी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बात समझे कि नहीं समझे? क्योंकि रोहित को पैसे मिल रहे हैं ना। तो इसी वजह से यहाँ पे ये इसके खाते में चला गया, और यहाँ पे हम पूंजी के जमा पक्ष में लिख देंगे, और यहाँ पे नाम क्या लिखेंगे? लोन। क्या नाम लिखेंगे? लोन। और जो रकम दिया है वही रकम लिख देंगे, 20,000 रुपए। क्लियर है? इतना बात समझ में आया? उसी तरह से अगर ये संपत्ति में होता तो संपत्ति का मतलब मैंने बताया इधर क्रॉस यानी कि उधार पक्ष में लिख देते। ये आगे आएगा एक सवाल में, इसलिए मैंने ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझा दी। उसके बाद चलो अगला है हमारा लेनदार। अब देखो जो जो डन हो गया तो मैं उस पर टिक कर देता हूं। अब अगला है हमारा लेनदार, तो लेनदार तो ऑलरेडी डन हो चुका है। अब चलो आ जाओ संपत्ति पक्ष में। सबसे पहला है ख्याति। तो ख्याति मैंने क्या बताया, क्रॉस में इधर जाना है, तो ख्याति में चलो भाई लिख देते हैं पूंजी के उधार पक्ष में। तो यहाँ पे क्या नाम लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे ख्याति। ठीक है, और ख्याति का बांटेंगे कैसे, कौन से अनुपात में? पुराने 4-3-2, मैंने कहा ना पुराने अनुपात में बांटना है। ख्याति कितना? 36,000। तो 4-3-7-2-9, 36 भागे 9 करो तो 4 होगा, तो 4 चौक 16,000, 4 तिहाई 12,000, और 4 दूनी 8,000। क्लियर है? जिनको तकलीफ हो रही है बांटने बूटने की वो पूरा लिख लिया करेंगे भाई ऐसे, 36,000 गुणे 4 भागे 9, ऐसे कैलसी में पूरा सॉल्व कर लेना, ताकि कोई दिक्कत ना रहे। मैं नहीं चाहता किसी को किसी भी बात की तकलीफ हो। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अगला है जमीन मकान। तो जमीन मकान डन हो चुका है, तो ये भी डन, ये भी डन, यंत्र डन हो चुका है। स्टॉक बाकी है, तो जहां है वहीं कॉपी कर दो। चलो स्टॉक कहाँ पे? संपत्ति लेना में, तो चलते हैं संपत्ति लेना में, और वहीं पे हम लिख देते हैं स्टॉक। ठीक है, अरे रकम कितने का था भाई? स्टॉक का रकम था 85,000 का। ठीक है, एक बार ऊपर चल के चेक कर लेते हैं। हाँ 85 का। उसके बाद देनदार, तो देनदार तो डन हो चुका है। उसके बाद है बैंक। तो बैंक वाला हमने खाता बनाया है, पर मैंने रोकड़ के नाम से बना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रोकड़ बैंक ऐसे स्लैश करके लिख देना। ठीक है, क्योंकि कभी कभी रोकड़ भी दिया रहता है, तो यहाँ पे हम बैंक लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? शेष आगे लाए। ठीक है, शेष आगे लाए। और इसका रकम कितना दिया है? इसका रकम दिया 63,000। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी।
उसके बाद ये भी डन हमारा। फिर अगला है विज्ञापन अभियान खर्च। तो सेम यानी क्रॉस एंट्री पूंजी के उधार में। जो चीज हम बांट सकते हैं उसको ऐसे क्रॉस में जाना है, जो चीज नहीं बांट सकते वो जहां है वहीं कॉपी कर देना है। रोकड़ का खाता था, मतलब बैंक और रोकड़ का खाता था, इसलिए उसके उधार में यानी क्रॉस में गया। ठीक है, तो चलो अगला नाम क्या है हमारा, विज्ञापन अभियान खर्च। तो यहाँ पे चलते हैं पूंजी के उधार में, और यहाँ पे लिखते हैं विज्ञापन अभियान अभियान खर्च। अनुपात सेम है 4:3:2, रकम है 4500 रुपए। तो 9 भागे 4500 करोगे, या 4500 सॉरी 4500 भागे 9 करोगे तो 500 आएगा। तो 5 चौक 20 यानी 2000, 5 तिहाई 15, 1500 रुपए, और 5 दूनी 10 यानी 1000 रुपए। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये रहा इसका बंटवारा। उसके बाद चलते हैं देखते हैं अगला क्या है। तो अगला कुछ भी नहीं बचा, डन हो गया पूरा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा संपत्ति भी खत्म, इस तरह से हमारा पूरा दायित्व भी खत्म। क्लियर है इतना। और सारी समायोजन एंट्री हमने कर दी। किसी भी समायोजन एंट्री में उम्मीद करता हूं आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। और अगर क्लास सारी समझ में आ रही हो, बढ़िया लग रहा है यहाँ तक, तो थोड़ा सा सपोर्ट आपका जरूरी है। और सपोर्ट क्या है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप सपोर्ट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, एंड डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग। मतलब जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना तुम्हें अपना, भाई कहते हैं ना, जो भी मेरे अंदर ज्ञान नहीं है अर्जित करके कहीं से उधार लेके, लेकिन आपको दूंगा जरूर। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, फिर बाकी बाद में तो बोलूंगा ही मैं। अब यहां तक खत्म करने के बाद अगला काम होगा एक एक खाता बंद करना। सबसे पहले बंद करेंगे पुनः मूल्यांकन खाता। सबसे पहले क्या बंद करेंगे, पुनः मूल्यांकन खाता। तो खाता बंद करने का जो तरीका है वो ये है, सबसे पहले दोनों का टोटल देख लो, 15×2 = 17 और 30×5 = 35। तो कौन सा ज्यादा, ये वाला। तो जो ज्यादा हो उसी को दोनों साइड लिख दो। 35,000, इधर भी 35,000। अब 35 में से 17 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 18,000 रुपए। तो ये हो गया हमारा लाभ। याद रखना, इसको हम क्या लिखेंगे, लाभ। और इसको ट्रांसफर कहाँ करेंगे, पूंजी खाते में। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पूंजी खाते में। और एक चीज याद रखनी, ये तीनों को मिलेगा, रोहित को भी मिलेगा, मोहित को भी मिलेगा, और विराट को भी मिलेगा। कौन से अनुपात में, पुराना। अब पुराना अनुपात कितना, 4:3:2। पुराना अनुपात कितना है, 4:3:2। यानी 4:3:2 यानी 9। तो 18,000 भागी 9 करो तो 2,000 होगा। तो 4×2 = 8, 3×2 = 6, और 2×2 = 4। इस तरह से पूरा बंटवारा करके खत्म कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा खाता क्लोज। अब एंट्रीज की कैसे करो, तो सेम वही क्रॉस वाले लेके चलो, तो पूंजी के जमा पक्ष में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम नाम क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाता। 8,000, 6,000, 4,000। उसके बाद सेम अगला वही प्रोसेस, अंडरलाइन कर दो ऐसे दो। ये दो अंडरलाइन का मतलब होता है तुमने इसका टोटल कर लिया है और तुम्हारा टोटल आ गया है, ये डिनोट करता है। अब सेम वही तरीका इस्तेमाल करना है, पहले दोनों का टोटल कर लो, देख लो कौन से ज्यादा साइड हो रहा है, जो ज्यादा हो रहा है वही दोनों साइड लिख देना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रोहित के नाम से, नहीं मैं रोहित नहीं, पहले विराट के नाम से, क्योंकि रोहित का थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए पहले विराट के नाम से करते हैं। ठीक है, अगर विराट का टोटल करोगे तो विराट का टोटल कितना हो रहा है, 80,000 प्लस 10,000 प्लस 3,000 प्लस 4,000। देखो इस साइड का हो रहा है 97,000, और इस साइड का टोटल यानी उधार वाले करोगे तो 20,000 प्लस 8,000 प्लस 1,000 यानी हो रहा है 29,000। तो कौन सा ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, ये क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे नहीं पता चले तुम पेंसिल से नीचे लिख लेना, जैसे मैं चलो लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे है 97,000 और यहाँ पे है 29,000। तो कौन सा ज्यादा है, सीधी सी बात है यही वाला ज्यादा है। तो जो ज्यादा है वही दोनों तरफ लिख देना होगा। ओके, अब दोनों तरफ कैसे लिखोगे वो मैं समझा देता हूं। तो यहाँ पे लिख देना 97,000 और यहाँ पे भी लिख देना 97,000 ओके। अब डिफरेंस, तो डिफरेंस कॉमन सी बात है इधर ही आएगा, क्योंकि जिस तरफ टोटल कम होता है डिफरेंस उधर ही आता है। तो 29,000 पहले से हमें पता है, तो 97,000 में से 29,000 माइनस कर दो, तो इधर आ जाएगा डिफरेंस कितना आपका, 68,000 रुपए। कितना आ जाएगा, 68,000 रुपए। क्लियर है। अब उसी तरह से मोहित का करते हैं। तो मोहित का लिखेंगे 96,000 प्लस 15,000 प्लस 4,500 प्लस 6,000, यानी इधर का टोटल आ रहा है 1,21,500 रुपए। 1,21,500। अब बोलोगे सर आपने डायरेक्टली लिख दिया, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है भाई, 60, 10, 70, 2, 72, 73,500 ही हो रहा है, इधर 1,21,500 है, मतलब ज्यादा इधर ही का होने वाला है, क्योंकि ये एक डायरेक्टली दिख रहा है 96,000 रुपए है। ठीक है, तो यहाँ पे 1,21,500 में लिख देता हूँ। अब 1,21,500 लिख दिया, उसमें से ये तीनों माइनस कर दो, तो 60,000 प्लस 12,000 प्लस
1500, सॉरी -1500, तो ये आएगा आपका 48,000 रुपए। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आया आपका 48,000 रुपए, ये आया नंबर 2 वाले का डिफरेंस। ठीक है, अब तीसरे का नहीं रोहित का, तो रोहित का सेम उसी तरह से पहले जमा का कर लो, 1,60,000, फिर 2,000, फिर 60,000, फिर 20,000, फिर 6,000, फिर 20,000 और फिर 8,000। इसका आ रहा है 2,76,000। वो काफी ज्यादा आ गया, 1 मिनट रुक जाइए। ये 20,000 होगा, क्योंकि 10,000 तो ये 20,000 होगा। ठीक है, 2,000 नहीं होगा। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मुझसे लिखने में, 1 जीरो कम हो गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला आपने नोटिस किया होगा और आप मुझे बोलने वाले होंगे या कमेंट में बोल भी दिया होगा। ठीक है, तो 1,60,000 और 20,000, फिर 60,000, फिर 20,000, फिर 6,000, फिर 20,000, फिर 8,000। थोड़ा भाई ये चीज का याद रखना कि कई बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं जो कभी कभार दिमाग में मिस्टेक कर देती हैं। थोड़ा जोश में इधर उधर निकल गया था, ये 10 के बदले में 20 कर दिया था। अभी मैंने वो देखो ऊपर चेक किया तो यार ये 10,000 था। ठीक है, तो हो जाता है। देखो ये एक्चुअली कैसा है कि कई बार जल्दबाजी में हो जाता है, जैसे मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ। जल्दबाजी इसलिए कर रहा हूँ, मैं सोच रहा था भाई क्लास लेंदी होते जा रहा है इस वजह से। बाकी आपसे कोई गलती नहीं होगी, ये मुझे पता है, क्योंकि आप लोग क्या करोगे, पेपर आपके सामने होगा। मेरे सामने पेपर नहीं था, मुझे बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा था। तो ये थोड़ा तकलीफदायक होता है मेरे लिए, क्योंकि ऊपर नीचे करने में कई बार हम डिजिट भूल जाते हैं। तो इसी वजह से आपने देखा कई बार मैं वापस ऊपर जाता हूँ, फिर देख कर नीचे आता हूँ। तो ये थोड़ा याद रखना है। और दूसरी चीज, जो एंट्रीज आप करते हो थोड़ा मिलाते जाना। जैसे देखो यहाँ पे मैंने 2,000 ही लिखा था और यहाँ पे देखो 15 था, तो कॉमन सी बात, इसका 4 है तो इसका 2,000 तो होगा नहीं। अगर इसका 15 है तो पक्का इसका 1 जीरो और ज्यादा होना चाहिए। तो ये एक छोटी सी गलती थी जो पता चल गई, इसलिए देखो मैंने दोनों जगह अंडरलाइन कर दिया है, ताकि आप सवाल देखें तो आपको याद रहेगा। तो 1,60,000 प्लस 20,000 प्लस 60,000 प्लस 20,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000 और प्लस 8,000। इस तरह से आपका जो टोटल आएगा इधर का 2,84,000 रुपए आएगा। और यहां पर भी कितना आएगा, 2,84,000 रुपए। ठीक है, तो अब 284 है, तो जो डिफरेंस है वो इधर ही आएगा। अब इसका ऊपर क्यों लिखा वो भी मैं समझा दूंगा। तो -16 -2 -20, तो ये आ रहा है 2,46,000 रुपए। कितना आ रहा है, 2,46,000 रुपए। अब थोड़ा ये इसका समझ लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये जो लास्ट वाला पॉइंट था ना, क्या लिखा था कि पहले तो 20,000 चुका देना है, और जो बाकी का पैसा बचेगा, ठीक है, बाकी के पैसे को किस रूप में रखना है, लोन के तौर पे रख लेना है। तो इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा अलग लिखा है, क्योंकि ये मुझे क्या करना है, लोन के तौर पे लिखना है। तो यहां पे मैं लिखूंगा लोन खाते। और ये दो तो अभी भी व्यवसाय में है, इसलिए इनका नाम क्या रहेगा, शेष आगे ले गए। क्लियर है। और शेष आगे ले गए वाला जो चस्का होता है, कैसे याद रखना है वो समझो। एकदम नीचे ऐसे कॉपी कर देना है। ठीक है, इधर डिफरेंस आएगा उधर कॉपी करना, अगर इधर डिफरेंस आ रहा है तो इधर कॉपी करना, इधर डिफरेंस आएगा तो इसके नीचे कॉपी करना। तो यहाँ पे तीनों का इधर साइड आ रहा है, तो मैं यहीं पे लिखता हूँ। सबसे पहले मैं पूंजी लिखूंगा। ठीक है, और पूंजी में कौन है, मोहित और विराट। तो मोहित का जो पूंजी है वो है 48,000 रुपए। ठीक है, मोहित का पूंजी कितना है, 48,000 रुपए। और विराट का है 68,000 रुपए। अब इसका टोटल कर लेते हैं, 48 प्लस 68, तो ये हो जाएगा 1,16,000। ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद यहां पे लिखेंगे लोन, और ब्रैकेट में लिखेंगे रोहित, और रकम कितना है, 2,46,000। क्लियर है इतना। तो यहाँ पे 1,16,000 2,46, ये एंट्री कंप्लीट हो गई। अब बचा हमारा एक और छोटा सा खाता है, वो रोकड़ खाता। भाई ये भी बंद करना जरूरी है। तो इसमें भी सेम वही तरीका अपना। भाई कौन से साइड का टोटल ज्यादा है, 63, तो दोनों साइड में पहले क्या लिख दो, 63,000 और 63,000। और जो आपका डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है आपका, 43, साफ साफ दिख रहा है। और नाम यहाँ पे क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए। इसमें भी सेम वही करना है, एकदम डिट्टो नीचे ही कॉपी कर देना है। यहाँ पे लिख दोगे रोकड़ या स्लैश बैंक। रकम कितना है, 43,000। ठीक है, उसके बाद अगला काम क्या होगा, इसका टोटल करके खाते को क्लोज कर देना है। थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिया था, तो चलो इसका टोटल करके खाते को क्लोज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि भाई हमारा कितना आ रहा है टोटल। 1,16 प्लस 2,46 प्लस 59 प्लस 16, तो ये आ रहा है 4,37,000 रुपए। तो ये तो भाई हमारा सही है, 4,37,000 रुपए। इस साइड का भी देख लेते हैं, 1,80 75 54 85 और 43, तो ये भी आ रहा है हमारा 4,37,000
₹37,000। ठीक है, और इस तरह से जो क्वेश्चन है वो हमारा हो गया डन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या रहती है तो आप बिंदास कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप में, कहीं भी आप जहां पे कंफर्टेबल फील करें वहां पे मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने बहुत डिटेलिंग में समझाया और बहुत स्लोली स्लोली समझाया। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का अगर डाउट रहता तो बिंदास बता देना। और हाँ, थोड़ा अपना सपोर्ट बनाए रखना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जितना हो सके उतना अपना सपोर्ट बनाओ। ठीक है, क्योंकि जितना आप ज्यादा सपोर्ट बनाएंगे मैं उतना ज्यादा आपको चीजें प्रोवाइड कर पाऊंगा। और उम्मीद करता हूं कि अपना सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट 1000 तक पहुंचा देंगे। अभी बहुत कम है, तो उम्मीद करता हूं कि फटाफट 1000 तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही फिलहाल। टेंशन नहीं लो, 1000 तक पहुंचाने का मतलब ये नहीं कि फिर बाद में मैं तुम मुझसे पैसे लेना शुरू कर दूंगा, मेंबरशिप स्टार्ट करो, कुछ भी इस पे कुछ ऐसा शुरू नहीं होगा। कोई भी चीज नहीं स्टार्ट होगा, नो मेंबरशिप, नो एनीथिंग। ठीक है, हाँ भाई, फ्यूचर में जैसे अगर थोड़ा और ज्यादा बड़ा हो गया तो सोचूंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी तो नहीं, अभी तो नहीं, मतलब पक्का नहीं होगा। टेंशन मतलब 10,000 तक तो कुछ नहीं सोचूंगा, अभी 200 ही है और मैं सोचो सपने देख रहा हूँ 10,000 के। तो भाई मेरा ऐसा ही है। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।